यूक्रेन के लोगों में रूस के हमले का खौफ। कीव एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग, यूक्रेन छोड़ने को होड़ मची। भारतीयों के लिए भी देखिए एडवाइजरी जारी की गई है कि आप यूक्रेन छोड़ दिए, लेकिन आज हमारी दिन में बात हो रही थी यूक्रेन के स्टूडेंट से। वो ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ ये कहा गया है कि घर से बाहर मत निकलिए, यूक्रेन के अंदर भी मूवमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में हम कीव तक कैसे जाएं? कीव में फ्लाइट मिलेगी या नहीं पता नहीं, और अगर मिलेगी तो उसका दाम कितना होगा? 15,000 की फ्लाइट 90,000 में इस समय मिल रही है। एक तरफ की होड़ मची हुई है यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों की, बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है लोगों को। टूरिस्ट लगातार दहशत में है, यूक्रेन छोड़कर लगातार लोग भागना चाह रहे हैं। लेकिन सर अब यही सवाल महेश सचदेवा सर कि ये जो नेटो में 29 के बाद 30 के बाद ये नंबर और बढ़ाने के बारे में जो ये होड़ है, क्या ये वाकई एक तरीके की दादागिरी है सर, या इसका अख्तियार है उन मुल्कों को जो इसके केंद्र में है? देखिए, नेटो की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो देश ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्वच्छंद हैं, उनका अपना निर्णय होना चाहिए, हम उनके बारे में नहीं कह सकते। पर ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि पहली खेप में जो देश अंदर आए उसमें लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी वगैरह जो थे, वो तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सोवियत साम्राज्य के बाहर के देश थे। वार्सा पैक्ट में थे लेकिन बाहर थे। अब जो बात हो रही है वो तो रूस के बिल्कुल करीब की बात हो रही है। जैसे सरीन साहब ने भी कहा कि रूसियों की रेड लाइन जो है उसको क्रॉस किया जाए। अब जरा इसको भी समझ लें, ये रूस की साइकोलॉजी, पुतिन साहब की साइकोलॉजी, रूस की एज अ होल साइकोलॉजी, जनरल सिंह वॉर के मामले में, इनिशिएट करने के मामले में, अटैक करने के मामले में, हठधर्मिता के मामले में रूस को आप कैसे देखते हैं? मेरा विचार तो ये है कि रूस का जो विभाजन हुआ, रूस बटा, उसके बाद रूस ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं शुरू करी। रूस ने सिर्फ क्राइमिया के इलाकों को कब्जा किया, पर वो एक बड़ा सर्जिकल टाइप ऑफ ऑपरेशन था। तो ऑल आउट वॉर तो रूस नहीं करना चाहेगा, ना ही उसमें सामर्थ्य है। सामरिक में भी क्वेश्चन मार्क है, और इकोनॉमिक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आर्थिक तौर पे रूस टूट जाएगा, और आज रूस पुनरुत्थान के कगार पे है। क्या वो ऐसा करना चाहेगा? ये सवाल बड़ा विकट है। अगर ऐसा नहीं होता, आप देखिए ये अगर दोनों तरफ से हु ब्लिंक्स, अगर ये कौन पलकें झपकाता है, किसकी चलती है वाली बात है, तो मैं जरा रामेश्वर जी से ये बात समझना चाहता हूँ। रामेश्वर सर, अगर पुतिन वो नहीं करते जो पोस्चरिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या पुतिन अपने मुल्क में पुतिन रह जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें, इन्होंने जो इनकी मीडिया में जो इनको यहाँ बताया जा रहा है कि जो है रूस ऐसा कोई भी एग्रेसिव वो स्टेप नहीं ले रहा है जिससे कि किसी अपने नेबर को प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। रामेश्वर सर, एक सेकंड, ये ठीक है कि वो नहीं कर रहे हैं ऐसा, वो वहां पर अपने लोगों में यही कह रहे होंगे, फिर ये 2 लाख ट्रूप्स क्या कर रहे हैं बॉर्डर के पास सर? अब अपने देश में हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जो उनका सैन्य अभ्यास 2 लाख ट्रूप्स जमा होकर यूक्रेन के तीनों तरफ, और ये सैन्य अभ्यास चल रहा है सर। ये बात क्या गले, क्या ये जुबान के नीचे भी जाने वाली है क्या सर? लेकिन आप देखें, लेकिन डेली 5 से 6 फ्लाइटें आ रही हैं, पूरा फुल इक्विप्ड। कोई आर्थिक सहायता यूक्रेन को नहीं दिया जा रहा है, केवल आर्मामेंट्स जितने आप देखिए डिफरेंट वेपन्स दिए जा रहे हैं। नहीं, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझना चाहता हूं सुशांत सर। अब अगर ये समझ लिया जाए कि ये एक तरीके से अगर स्केल में देखा जाए, तो क्या हम 100 में अगर वॉर हो सकता है फुल स्केल, तो हम 90 पर खड़े हैं, 80 में खड़े हैं, 99 पर खड़े हैं, 95 में कहां खड़े हैं सर? मेरे ख्याल 40-50 के आसपास खड़े हैं। लेकिन ये पोस्चरिंग है क्या सर जो रूस की तरफ से? और अगर ऐसा है, और अगर ये बात वेस्टर्न फोर्सेस भी समझ रही हैं सर, तो पुतिन अपने इलाके में हीरो रह जाएंगे इसके बाद? यार मेरी बात सुनो ना दिनेश, अगर एक तरफ से पोस्चरिंग हो रही है और दूसरी तरफ को पता है कि ये पोस्चरिंग हो रही है, तो वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना, वो अपनी भी तो भड़क मारेंगे ना, वो अपनी भी तो आंखें दिखाएंगे। तो पोस्चरिंग तो दोनों साइड से होगी। ब्रिंकमैनशिप होती क्या है कि दोनों साइड ये दूसरे को डेयर कर रही है कि भाई तू करेगा तो फिर देखना फिर आगे क्या होता है। बिल्कुल, आपको सिर्फ
उसको जंग के उसमें नहीं देखना कि जंग शुरू हो जाएगी। जंग कोई भी रिस्पॉन्सिबल देश, और मैं मानता हूं कि रशिया भी और बाकी जो वेस्टर्न देश हैं वो रिस्पॉन्सिबल देश हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल देश जंग तब तक नहीं शुरू करता जब तक वो आगे का नहीं सोच लेता कि जंग के बाद क्या हालात पैदा होंगे। अगर सपोजिंग रशिया ने इनके ऊपर जंग की तो क्या नेटो उसके बाद यूक्रेन को क्या रशिया हड़प करेगा? अगर हड़प कर सकता है, क्या वो जितनी यूक्रेन की पॉपुलेशन है उसको समा सकता है वो अपने अंदर? उसके बाद क्या होगा? क्या जो पश्चिमी देश है वो चुप करके बैठे रहेंगे? क्या वो वहां पर और हस्तक्षेप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर जंग होती है तो उसके बाद क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि आकलन के बाद ही ये होता है? तो क्या दोनों तरफ से आकलन हो गया होगा सर? नहीं यार, ऐसे तो नहीं ना, कोई आकलन हो गया होगा, आकलन हो गया होगा या आकलन नहीं हुआ है सर? मुझे लगता है आकलन ये है कि जंग अगर अवॉइड हो सकेगी तो बिल्कुल अवॉइड की जाएगी, आंखें दिखाई जाएंगी, कूटनीति के तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि जो रशिया चाहता है उसको मिल जाए, जो पश्चिमी देश चाहते हैं उनको मिल जाए, किसी ना किसी तरीके का कोई मध्य रास्ता निकलेगा कूटनीति। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये नीति कूटने वाली एक दूसरे के लिए बदलती जा रही है या इसमें अब भी कूटनीति के लिए वाकई स्कोप बचा हुआ है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।